शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss review question of chapter number 10. So let's start. First review question 10.1. What is simple harmonic motion? What are necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है हमने और उसकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हमने लिखनी है। तो आंसर में पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन is directly proportional to the displacement from mean position and always directed towards mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एक्सक्यूट कर रही होती है उसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन इस तरह लिखनी है आपने पहले। नेक्स्ट आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस लिखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन है अ बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बॉडी हमेशा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। दूसरी कंडीशन है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। इसी तरह थर्ड कंडीशन है एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है और मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी क्योंकि बॉडी जो है वो जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह जब वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन का आंसर इस तरह आपने लिखना है। पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है और फिर ये कंडीशंस जो हैं आपने लिखनी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 10.2। थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमने डेली लाइफ से एग्जांपल्स बतानी है, वो उन मोशंस को डिस्क्राइब करना है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ इन अ वाटर। पानी की सरफेस पे जो है एक पत्ता पड़ा हुआ है और वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। जब पानी की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो उन वेव्स की वजह से वो जो लीफ होगा पत्ता होगा वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। तो उस लीफ की जो मोशन है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल मोशन ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। एक स्ट्रिंग को दोनों एंड से फिक्स कर दें और उसको सेंटर से जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे हम वायलिन की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं या गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है।
इसी तरह थर्ड एग्जांपल मोशन ऑफ स्विंग, झूले की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जिस तरह पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा होता है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, इसी तरह जो झूला है वो भी अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है। तो उस झूले की जो मोशन है उसे भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। तो इस तरह आपने ये डेली लाइफ से कम से कम 3 एग्जाम्पल जो हैं वो लिखनी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी तरह चौथी एग्जाम्पल जो है वो है मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क की को अगर हम रबर पैड पे स्ट्राइक करें तो उसकी जो प्रोंग्स होंगी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी मीन पोजीशन के अबाउट। तो प्रोंग्स की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, तो 3 आपने लाजमी आंसर में लिखनी है। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 10.3। What are the damped oscillations? How damping progressively decreases the amplitude of oscillation? डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं और डैम्पिंग की वजह से बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। तो आंसर में पहले हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिफाइन करेंगे। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम in the presence of some resistive force are called damped oscillations। जब किसी resistive force की मौजूदगी में कोई सिस्टम, कोई बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, तो उसकी जो ऑसिलेशंस होंगी, वाइब्रेशंस होंगी, उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे। नेक्स्ट आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करना है। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। ये हमें पता है कि प्रैक्टिकली एयर जो है वो हर जगह पे मौजूद है, तो एयर का इफेक्ट हर सिस्टम के ऊपर होता है, फ्रिक्शन का इफेक्ट हर सिस्टम पे होता है। और फ्रिक्शन का काम क्या होता है? मोशन को रोकना। द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड force of friction. So the system does not oscillate independently or indefinitely। तो सिस्टम जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मोशन है वो डिक्रीज होती रहती है फ्रिक्शन की वजह से। The friction reduces the mechanical energy of the system as time passes and the motion is said to be damped। और ऐसा क्यों होता है, मोशन क्यों स्टॉप होती है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होती रहती है, क्योंकि बॉडी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और वर्क करने की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और इसी तरह जो एम्पलीट्यूड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और एक पॉइंट आएगा कि जब उस बॉडी की एनर्जी सारी लूज़ हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, तो वो बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन हैं या मोशन है उसे हम डैम्प्ड मोशन या फिर डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 10.4। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव? Elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves। वेव को पहले हमने डिफाइन करना है, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस हमने लिखना है, जो पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो आंसर में पहले हम वेव को डिफाइन करेंगे। तो वेव क्या होती है? अ वेव इज अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो वेव क्या होती है? मीडियम के पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस होती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और उसके साथ साथ एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं
वेव, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहेंगे वेव, जिसके अंदर डिस्टरबेंस और उसके साथ साथ जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। नेक्स्ट आपने डिफरेंस लिखना है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो पहले हम मैकेनिकल वेव्स को लिखेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन करेंगे। The types of waves which require medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरे नंबर पे आपने इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, वेव्स इन रोप, वेव्स इन स्प्रिंग, साउंड वेव्स एट्सेट्रा। ये सारी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। इनको मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। इसी तरह दो डिफरेंस आपने लिखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो फर्स्ट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करेंगे। द टाइप्स ऑफ वेव्स विच डोंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सेकेंडली आपने इसमें एग्जांपल्स लिखनी है एक्सरेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लेज़र एट्सेट्रा। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं क्योंकि इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती। जैसे हम साउंड जो है वो अगर हम स्पेस में चले जाएं तो हम एक दूसरे की जो साउंड है वो नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में मूव कर सकती हैं। 10.5 डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का डिफरेंस हमने लिखना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन करेंगे। In longitudinal waves, particles of medium move parallel to the motion of waves. लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव्स की डायरेक्शन के साथ पैरेलल जो है टू एंड फ्रो मूव करते हैं। तो इस तरह की वेव्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इनको हम कह सकते हैं, या फिर कंप्रेशनल वेव्स भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। कंप्रेशन क्या होता है? जहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वहाँ पे कंप्रेशन बन जाता है। और जहाँ पे उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, वो दूर दूर चले जाते हैं, उस पॉइंट को हम रेयरफैक्शन कहेंगे। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। तीसरे पॉइंट में आपने एग्जांपल्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स एंड वेव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग और साउंड वेव्स जो हैं ये कंप्रेशनल वेव्स या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है। इसी तरह आपने ट्रांसवर्स वेव्स के 3 पॉइंट लिखने हैं। तो पहले पॉइंट में आप इसको डिफाइन करेंगे। इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन। वेव्स आगे ट्रेवल कर रही होती हैं, पार्टिकल्स उसी जगह पे अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्रेस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं। क्रेस्ट जो होता है वो मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वेव का, उसे क्रेस्ट कहेंगे, और जो मीन पोजीशन से नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपने ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, waves produced in slinky by up and down motion.
इसी तरह रोप के अंदर जो वेव्स हैं उनको भी हम ट्रांसवर्स वेव्स कह सकते हैं। वाटर वेव्स, स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्प्रिंग के एक एंड को हम अप एंड डाउन मूव करें तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह आपने ये डिफरेंस लिखना है। तो 2 पॉइंट लाजमी लिखने होते हैं पेपर में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 2 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.7, व्हाट इज वेव इक्वेशन, ड्राइव रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। वेव इक्वेशन को डिफाइन करना है और उसको हमने ड्राइव करना है, या फिर उसे हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। तो पहले हम वेव इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। The relation between the velocity, frequency and wavelength of wave is called wave equation. Velocity, frequency और वेव की वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम वेव इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिराइव करना है इसे आपने। वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हैज स्पेसिफिक वेलोसिटी विच इज़ डिफाइंड एज। जब किसी मीडियम में वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो पहले आपने वेलोसिटी को डिफाइन करना है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली आप लिखेंगे v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इफ द टाइम टेकन बाय द वेव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट to other is equal to time period capital T, then distance covered is equal to wavelength lambda। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वेव को जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम पीरियड कहलाएगा, और वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक क्रेस्ट जो है वो दूसरे क्रेस्ट की जगह पे पहुंच जाएगा तो वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, और उसे जितना टाइम लगेगा एक क्रेस्ट को दूसरे क्रेस्ट की जगह पे पहुंचने का उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लैम्डा और टाइम की जगह पे कैपिटल टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका रिलेशन हमारे पास है f इज इक्वल टू 1/t। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये जो 1/t हमारे पास आ रहा है इसकी जगह पे हम f पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने इसको ड्राइव करना है और डिफाइन करना है। पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद ड्राइव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 10.10, does increasing the frequency of wave also increases its wavelength? If yes, how are these quantities related? अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या उससे वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है, और दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है ये हमने बताना है। पहले हम ये बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो क्या वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है या नहीं होती। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव द वेवलेंथ does not increases but it decreases. Thus frequency and wavelength are inversely proportional to each other। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ कम हो रही है एक ज़्यादा हो रही है तो दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैथमेटिकली आपने लिखना है कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू frequency, lambda proportional 1/f।
तो आई होप कि ये सारे रिव्यू क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जो रिव्यू क्वेश्चन मैंने मिस किए हैं वो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, लिख चुके हैं होमवर्क में। तो उनके लिए आपने पिछले लेक्चर जो हैं वो वॉच करने हैं। अगर आपने उनके आंसर दोबारा समझने हैं तो पिछले लेक्चर देखें। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने नीट नोटबुक पे नोट करने हैं। तो होमवर्क आपका ये है कि आपने ये सारे रिव्यू क्वेश्चन और आंसर नीट बुक पे लिखने हैं। और जो ये क्वेश्चन रह गए हैं बाकी 10.8 और 9, उसके लिए आपने जो पिछले लेक्चर हैं वो देखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।